अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साद सलमान परवेज़ और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राना आसिफ साहब जो कि पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं और हमारे पास पहले भी आ चुके हैं एज अ कैंडिडेट और अब बतौर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको बहुत मुबारक हो, वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टीम के सीनियर एडवोकेट राना बलीगुर रहमान साहब और इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं बारान खान शेरवानी साहब और उनके साथ हैं हमारी टीम के सीनियर तज्ज़ियाकार सुल्तान साकिब बलूच साहब। शो का आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल और लीग साहब आपसे एज ए प्रैक्टिशनर जानना चाहूँगा कि ये यंग लॉयर्स के 3-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको कोर्ट्स की विसिनिटीज़ में जगह वगैरह नहीं मिलती है और वो अपनी सिटिंग वगैरह अगर कहीं बनाना चाहें तो उनके लिए जगह ही नहीं है। तो एज ए पंजाब बार काउंसिल जो है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रही है या करेगी, थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि जी वैसे तो होना ऐसे चाहिए जहाँ भी कभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स बने वहाँ पे फ्यूचर को फोरसी करते हुए जगह का जो इंतखाब इस तरह से किया जाए कि जहाँ पे अदालतें बननी हैं वहाँ के वकला के लिए चैम्बर्स भी उसी तरीके से अलॉट किए जाएँ। हमारे यहाँ ऐसी रवायात नहीं रही हैं जिसकी वजह से जब सुपरविजन नहीं होती इन चीज़ों की तो फिर लोग से खुद से डिसाइड करते हैं। तो जब आप वकला को खुद से डिसीजन दे देंगे तो उन्होंने जहाँ जहाँ जगह मिलती है फिर उन्होंने अपने बैठने के लिए वो जगह तो बनानी है। सही। तो जिसके नतीजे में फिर हमें कब्ज़ा माफिया कहा जाता है वकला को, अनफॉर्चुनेटली। तो ये वहाँ पे ज़रूरत बहुत अशद होती है इस वक्त के देखा ये जाए कि जहाँ पे हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स लेके जा रहे हैं, जब जो कि अब हो रहा है कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब पंजाब बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स बाहर निकल रहे हैं शहरों से तो वहाँ पे वकला के लिए भी जगह मुख्तस की जाती है, उनको चैम्बर की और जगह अलॉट की जाती है, वो चैम्बर खुद बिल्ड करते हैं। तो इसके ऊपर ऑल ओवर द कंट्री मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम को साथ लेके चलना चाहिए। बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम है जगह की कि शायद जगह इस हद तक अवेलेबल नहीं है कि 20-20, 25-25 हज़ार वकला को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा लाहे अमल आना चाहिए और पंजाब बार काउंसिल चूँकि इसमें मेन किरदार अदा कर सकती है, उसको चाहिए कि वो हुकूमत को ऑन बोर्ड ले के कोई ऐसा मेकनिज़म करे कि जिसमें ख़ास तौर पर जो यंग वकला हैं, जो सीनियर वकला हैं वो तो अपनी कमाई से कहीं ना कहीं अपने एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उन्होंने चैम्बर ख़रीद भी लिए हुए हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नए लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, उनको आसानी पैदा करनी चाहिए और उनके लिए इस तरह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स होने चाहिए जहाँ पे वकला के चैम्बर इजीली आने वाले बच्चे को अवेलेबल हों, जहाँ पे वो बैठ के अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर सके। मैं कहता हूँ पंजाब बार काउंसिल इसमें किरदार अदा कर सकती है, अकेले खुद कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसमें फ़ाइनेंस इन्वॉल्व होते हैं, तो हुकूमत का साथ बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए इन मसाइल में, क्योंकि ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, तो इनको इस तरह छोड़ देना भी गैर मुनासिब है, क्योंकि फिर ये लोग गिला तो करेंगे कि भी ये कब्ज़ा करते हैं। तो अगर कब्ज़े से आप इनको बचाना चाहते हैं कि ये कब्ज़ा ना करें तो इनके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आपसे मैं यही सवाल है, यही जानना चाहूँगा कि जब आपने प्रैक्टिस का अपनी आगाज़ किया तो क्या आपको भी ये मसाइल आए कि मैं जब एज अब फील्ड में आए आपको थोड़ा टाइम गुजरा कि मुझे ऑफिस लेना है, और सेम यही जो मैंने सवाल राहत साहब से किया आपसे करूँगा कि एज ए प्रैक्टिशनर आपको क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े? बहुत शुक्रिया साहब। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया या कुछ अर्से के बाद जब सोचने की तरफ किया तो एक बहुत बड़ा एक इशू होता है कि हमें कुछ सैलरी नहीं मिल रही होती है, कुछ भी ऐसे मामला नहीं होते हैं फाइनेंसिस। अगर आप उन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर ऑफिस के रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। मैं इससे भी पहले बात करूँगा, किसी भी मुआशरे के अंदर इंसाफ जो है वो बड़ा एक अहम जुज़्व है। अगर आपके मुआशरे में से इंसाफ गायब हो जाए तो मुआशरा कायम नहीं रह सकता, ठीक है। जुल्म पे कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी पे कायम नहीं रह सकता। हमें कुछ इस तरह सा, मुझे एक बतौर वकील या ये चीज़ महसूस होती है, हमें ये समझा जाता है कि अगर हमारे लिए मीन्स यानी इंसाफ के लिए कुछ किया जाए तो ये कोई प्रोडक्टिव कॉस्ट नहीं है, यानी कि हुकूमत अगर कुछ पैसे इंसाफ के हसूल के लिए खर्च रही है तो कुछ वो बेहतरी की बात नहीं है। हालांकि सोचने की बात यह है कि मुआशरे के अंदर इसका एक बहुत बहुत अहमियत है। दूसरी बात, अगर आप इंसाफ की बात करें तो आज के जुडिशल सिस्टम की अगर बात करें तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो वो 2 रुख पे मुश्तमिल होता है। एक तरफ जजेज़ हैं तो दूसरी तरफ 2 लॉयर्स खड़े होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक इंग्रेडिएंट को बीच में से ख़त्म कर देते हैं तो आप इंसाफ लोगों को फराहम नहीं कर सकते। ये बहुत वाज़ेह होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लगता कुछ ऐसे है कि शायद इसमें अरबाब इख्तियार को कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो समझते हैं कि जो वकला कम्यूनिटी है ये तो खामखा का एक बोझ है, ये इनके ऊपर खर्चना जो है ये इनके ज़ाती है, अवाम की फ़लाह के लिए नहीं है। अब अगर आप देखें कोई लॉयर जो है अगर वो
एक अदालत से दूर है, तो ये फिर जो हम जो ताख़ीर का और ये दूसरे मसाइल का और ट्रैफिक जैम्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये देखते हैं कि जी बिला वजह मुकदमा तवालत का शिकार होते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि वो वकला भी उसी प्रेमिसेस में मौजूद हों जहाँ पर अदलिया मौजूद हैं, ताकि ये इंसाफ का जो ट्रैक है ये जल्द से जल्द हो। अब प्रॉब्लम देखें, छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्सेस जो राना साहब ने जैसे बात की बिल्कुल बन रहे हैं, वहाँ पर लॉयर्स को चैम्बर्स एलोकेट किए जा रहे हैं। तो आपको ये भी एक ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो लाहौर है, लाहौर में मुकदमात की तादाद, अगर वकला बहुत ज़्यादा तादाद में तो मुकदमात भी उतने ही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मुकदमात और वकला की यहाँ पर मौजूदगी का आपस में कोई तनासुब जो है वो ख़राब है। अब सोचना इनको ये चाहिए कि जो एक वो ऐवान कौफ जो है, वो ऐवान अदल जो है वो इतने अरसे से वहाँ पर कायम है, तो अब अगर आबादी इस शहर की वो 10-20 गुना बढ़ चुकी है। जब शहर की आबादी 10 लाख थी या 2 लाख थी तब भी यही बिल्डिंग थी, और आज जो 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई तब भी यही बिल्डिंग है। वकला जो उस वक्त अगर बाहर की जो थी 5,000 है तो आज 32,000 है, तो वो समझते हैं कि उसी स्पेस के अंदर सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकती। ये ग्राउंड रियलिटी है, हुकूमत को और बाब इख्तियार को, हमारे इदारों को ये एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर यही बिगाड़ पैदा होगा जो राना साहब ने जिस तरह कहा कि हमें कब्ज़ा माफिया कहा जाता है, उसके अलावा हल कोई मौजूद नहीं है। अब अगर वकला उस प्रेमिसेस में मौजूद नहीं होंगे तो मुकदमात और जो दूसरे मामलात हैं या वकील के जो रसाई है उसके क्लाइंट की वो मुश्किल हो जाएगी, तो उसको भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। तो अगर आप ख़र्च करते हैं किसी मतलब जुडिशल कम्प्लेक्स पे और उसमें आप वकला की जगह मुख्तस करते हैं, तो ये हमारे सर पे कोई एहसान नहीं है। ये आपने जो जुडिशल साइकिल चलाना है उसका एक मैंडेटरी पार्ट है। अगर आप हमें फैसिलिटेट करेंगे तो हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप हमें फैसिलिटेट नहीं हो सकेंगे, हमें ही आने में मुश्किल होगी वहाँ पर, तो फिर हम लोगों को भी सर्व नहीं कर सकेंगे। और हमारा लोगों को सर्व करना सिर्फ हमारी ज़ाती जेब के लिए नहीं है, वो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए भी है, पूरे मुआशरे की बेहतरी के लिए। ये सिर्फ एक हमारा कॉज नहीं है, हमारी कम्युनिटी की अहमियत को अब कुछ लगता है इस तरह से कि लोग मानना नहीं चाहते। जो अरबाब इख्तियार है या जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो समझते हैं कि एक डेड कॉस्ट है, जो एक वो सफ़ेद हाथी हैं, हम शायद हमें पालना उनको को बहुत मुश्किल लग रहा है। अब देखें, अगर मसले का हल है, हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब लाहौर के अंदर जब आप देखते हैं, लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट से लेके अगर आप ज़िला कचहरी तक आते हैं, तो मुख्तलिफ छोटे छोटे पैचेस के अंदर जो है वहाँ पर आपने बनाया हुआ है, जबकि इतना बड़ा सिविल सेक्रेटेरिएट और वो सारी स्पेसिस मौजूद हैं। अगर आप उनको मैनेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इरादा होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इरादा नहीं है। आप यहाँ से शिफ्ट करें, अब लोगों को वहाँ पर आसानी हो। अब वहाँ पर आप देखें तो लोगों के लिए गुजरना महाल है। बिल्कुल ऐसे। क्यों महाल है? देखें जी, इन्होंने पार्किंग की हुई है, ये देखें जी यहाँ पर लगाया हुआ है। भाई जिसने आना है अपना मुकदमा, उस वकील ने भी आना अपनी कन्वेंस पे आना है, उस मुकदमे की जो फरीक है उसने भी अपनी कन्वेंस पे आना, तो वो गाड़ी या अपनी बाइक कहाँ पार्क करेगा? लामहला अगर आप जगह नहीं करेंगे, टाउन प्लानिंग अगर आप करने में नाअहल हैं, आप सोचते नहीं हैं, तो अगर आपने कुछ स्पेस नहीं रखी हुई है तो फिर वो सड़कों पे पार्किंग कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम सब फेस करेंगे। तो अब बात ये है कि कम अब सोल्यूशन के साथ आएँ। सोल्यूशन मौजूद है, अब करना चाहें आप सिर्फ मसले को तस्लीम करें कि हाँ ये मसला है, हमने इसको हल करना है। और अगर आप इसको मसला ही नहीं समझेंगे तो बिगाड़ पैदा होगा, सिवाय हमारे ऊपर चलाते रहने से कि हम शायद को दहशत गर्द हैं, हमको कब्ज़ा माफिया हैं, या हमको बहुत बुरे एक हैं और पूरे मुआशरे के बिगाड़ वकला की वजह से है, तो आपके इससे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मसला जूँ का तू रहेगा। तो ग्राउंड रियलिटी के साथ आएँ, एक्सेप्ट करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारी प्रॉब्लम को भी आपने सॉल्व करना है। अगर नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होता है, यंग लॉयर्स जो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। वही बात जो राना साहब ने की कि जब सीनियर हो जाते हैं वो धिक्के खा खा के बहुत से कम लोग रह जाते हैं, वो तो किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। जो यंगस्टर होता है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। मुआशरे में रोज़गार पहले ही मौजूद नहीं है। ये वो शोबा है कि जिसमें हर बंदा अपनी रोज़गार खुद पैदा करता है। तो अगर आप उसको रोज़गार पैदा करने में जो उसका बुनियादी आईनी हक है वो भी फराहम नहीं कर सकते हैं, तो हम तो मुआशरे के ऊपर बोझ नहीं है, हम तो टैक्स पेयर पे बोझ नहीं है कि हम तो किसी की तनख्वाहें वसूल नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना रोज़गार खुद जनरेट करते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो एक बुनियादी चीज़ है वो तो हमें फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया वलीद साहब। सर, जैसे साद ने सवाल पूछा और जनरली उसने यंग लॉयर्स के हवाले से पूछा, मैं थोड़ा पर्टिकुलर हूँगा और पर्टिकुलर हूँगा क्योंकि मैं कंसर्न भी हूँ लाहौर के हवाले से कि लाहौर में एक जगह मुख्तस की गई और वहाँ पे एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया गया जो कि नई सेशन कोर्ट में है, वो बना और लोगों से जो वकला हजरात हैं उनसे फ़ाइल्स भी मांगी गई और फाइल्स उन्होंने सबमिट करवाई। दैन उसके ऊपर एक दिन बैलेटिंग होती है और बैलेटिंग होने के बाद वहाँ पे कब्ज़े हो जाते हैं। कब्ज़े होने के बाद ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और वहाँ से कब्ज़े खाली करवाए जाते हैं। जो लोकल बार मेंबर हैं वो उस कब्ज़े को खाली करवाते हैं और अभी तक वो जगह रिडंडेंट पड़ी हुई है, वेकेंट है, रिडंडेंट है और उसके ऊपर अभी तक कोई भी फ़ैसला नहीं हो पाया। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है
तो आपको नहीं लगता कि पंजाब बार काउंसिल को वहाँ पे स्टेप इन करना चाहिए और स्टेप इन करके उस मामले को अपने पास लेके आना चाहिए ताकि वो मामला स्मूथली रिजॉल्व हो और उस मामले में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए? जैसे अभी तक वहाँ पे बहुत सारे बने हैं, अलहदा से भी लोगों ने बना दिए, पार्किंग में भी जगहें बन गई, तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे पंजाब बार काउंसिल को स्टेप इन करना चाहिए। तो क्या इस तरह के पंजाब बार काउंसिल के पास इख्तियारात हैं? और ब्लेक साहब, इसी हवाले से ये है कि हमें बीइंग लॉयर, जैसे हमने देखा कि कब्जे हो गए और उनको फिर छुड़वाया गया, तो बीइंग लॉयर हमें कैसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल पैदा ही ना हो? बड़ी खूबसूरत बात की आपने जी, जो काफ़ी देर से डेड पड़ी हुई थी ये वाली बात। और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बुकला के लिए जो कि अभी तक बिल्कुल खाली है, और इसमें यकीनन पंजाब बार काउंसिल को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट बार है, लाहौर बार जिसको हम कहते हैं, लाहौर बार का भी एक अहम रोल है इसके अंदर। और जहाँ तक बात है कि ये असल में बेसिकली जब ये बिल्डिंग बनी थी तो उसमें प्रोसीजर को तो फॉलो किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो एक सियासी या इंतकामी नज़र में चला गया चीज़ें। उस वक्त लोगों को अलॉट हुई फाइल्स, चैम्बर अलॉट हुए, वकला को दिए गए, लेकिन जैसे जैसे वो बैलेटिंग्स के ज़रिए उसको अमल दरामद होना चाहिए था वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। जिनको मिल गए उन्होंने कब्ज़े कर लिए, जिनको नहीं भी मिले उन्होंने आगे जाके गलियों बाज़ारों में पार्टीशन करके अपने अपने चैम्बर के लिए जगह निकाल ली, और फिर जो नीचे जगह पार्किंग में बची वहाँ पे लोगों ने चैम्बर बना लिए। बड़ी गैर जिम्मेदाराना अमल था ये उस वक़्त, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट की इंटरवीन हुई और उन्होंने इसको लाहौर बार ने ही वो कब्ज़ा खाली करवाया, और वो बहुत खूबसूरत अमल था। मैं क्रेडिट देता हूँ उस वक़्त की बार काउंसिल बार एसोसिएशन को, जिसमें राना नईम वगैरह थे नायब सदर, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वकला की मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई काम हुआ और इसको बड़ी बहादुरी और बुर्दबारी के साथ किया गया। पंजाब बार काउंसिल का रोल ज़रूर है डिस्ट्रिक्ट बार को कंट्रोल करना चीज़ों में, इस तरह के मामलात में। मैं फिर वही बात करूँगा कि ये बेसिकली हमें कहीं ना कहीं जाके एक पेज पे इकट्ठे होना है सबको। इस कम्युनिटी की जो फलाह देखनी है तो उसमें हमें स्पेसिफिकली किसी एक बंदे को या एक ग्रुप को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हम ओवरऑल किस तरह से कम्युनिटी को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, पंजाब बार काउंसिल को इंटरवीन करना चाहिए, उस वक्त क्यों नहीं किया गया ये नहीं। और ये मैं कहता हूँ कि इस मतलब पंजाब बार काउंसिल को चाहिए कि वो इसके अंदर मदाखलत करे, और जो अभी ये जो ऐसे एक बिल्डिंग खाली पड़ी है उसको एक थ्रू जनरल ड्यू प्रोसेस लेके आएँ, और जो यंग वकला है उसके लिए मेरे ख्याल में जिनको ये लाइसेंस जिनको ये चैम्बर दिए जाने चाहिए वो मेरा ख्याल 5 साल से ज़्यादा के प्रैक्टिस के लोग नहीं होने चाहिए। अंडर 5 ईयर्स जिनकी प्रैक्टिस है उन लोगों को स्पेसिफिकली ये चैम्बर्स दिए जाने चाहिए, और इस बिल्डिंग का इस्तेमाल भी सही किया जाना चाहिए। और पंजाब बार काउंसिल असल में हमें, हमारे पास जैसे कि बलीग भाई ने कहा, बहुत खूबसूरत बातें की हैं। सबसे पहले तो हमारी शनाख्त का मसला है कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हमें समझा जाता है कि ये जो है माशरे के अंदर बिगाड़ की वजह ही वकला है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब जब भी कोई वकील किसी ताकतवर के सामने खड़ा होगा तो उसको दहशतगर्द ही कहा जाएगा, क्योंकि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कुदरती और फितरती तौर पे हम चाहते हैं कि जो हमने कहा है उसके ऊपर अमल किया जाए, और हम हर जगह पे जहाँ पे वो जो सीट पे बैठा हुआ है वो अपने आप को खुदा समझता है। वकील असल में बताता है कि आपकी कानूनी जो जुरिस्डिक्शन है वो किस हद तक है और आप किस हद तक कोई काम कर सकते हैं जो उनको नापसंद है। और इसकी लड़ाई उन लोगों के साथ होती है जो मतलब सरकारी अफसरान हैं उनके साथ होगी, अदलिया के साथ होगी, इनकी पुलिस वालों के साथ होगी। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं और ये वकला को हमारे सामने नहीं बोलना चाहिए। तो ये वकला को इस चीज़ की सज़ा हमेशा मिली है, जिसकी वजह से फिर इनको नज़रअंदाज किया गया है, इस कम्युनिटी को, वकला कम्युनिटी को ख़ास तौर पे। लाहौर जैसे बड़े शहर में बहुत खूबसूरत जजेस के लिए तो आप LDA की बिल्डिंग भी एक्वायर कर लेते हैं, आप दूसरी बिल्डिंग भी एक्वायर कर लेते हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। तो आपको चाहिए कि इसको प्लानिंग के तहत लें, और जहाँ पे आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वहाँ वकला के लिए अकोमोडेट करें उनको। ये बहुत खूबसूरत मिसाल थी, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ वकला के चैम्बर थे, नीचे पार्किंग थी। इस तरह की हुकूमत को चाहिए इनिशिएटिव ले, लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को चाहिए कि इस तरह के इनिशिएटिव ले। हम वकला कम्युनिटी को, पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर काम करें। ये जो बुनियादी मिसाल है जो एक आम वकील फेस कर रहा है, आज भी एक आम वकील किसी फट्टे पे बैठ के
अपने क्लाइंट को डील कर रहा होता है और उसको दो जगह पे बैठना पड़ता है। एक तो उसको बैठना पड़ता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स की प्रेमिसेस में, और एक उसको अलहदा से ऑफिस लेना पड़ता है। तो हमें सबको चाहिए, मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से हमारी गफलत है और हमारा वो डेयरिंग स्टेप ना लेना है। शायद हम सियासत की नज़र हो जाते हैं कि पता नहीं आइंदा हमने इलेक्शन लड़ना है तो वकील हमें वोट नहीं देंगे। जो सही बात है उसको करना चाहिए। और मैं ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, मैं ख़ुद भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगा पंजाब बार काउंसिल में जाके कि ये जो स्पेसिफिकली ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है जहाँ पे वकला को अकोमोडेट किया जा रहा था, उसको अब बर वक्त बेहतर और खूबसूरत तरीके से किया जाए ताकि वकला को बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसका एक जायज़ सही इस्तेमाल होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया बरन, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मतलब मुझे याद है जिस तरह आसिफ भाई ने भी बात की है, बैलेटिंग की बात हुई थी, पहले फॉर्म्स लिए गए, उसमें फ़ीसेस जमा करवाई, फिर आएगा नहीं फॉर्म्स वैसे ही जमा करवा दीजिए। बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात जो देखने में आई, बहुत ऐसे सीनियर्स नाम हमने देखे, बड़े वेल इस्टेब्लिश ऑफिसेज, उनको खुद से ख्याल ये करना चाहिए था कि हमारे भाइयों का, छोटे भाइयों का हक है। मतलब मैंने कोई फॉर्म जमा नहीं करवाया, बुनियादी वजह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं उस कैरियर के हिस्से में पहुंच गया हुआ था कि मेरे पास अपना ऑफिस लेने की इस्तात थी, अल्लाह ने करम किया मेरे पास थी। मतलब मैं को बहुत नहीं था, बहुत एक छोटा सा मामूली सा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बैठने की जगह थी। मेरे एसोसिएट्स थे, उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन जब हमने देखा तो जहाँ पर जो एक बहुत बड़े नाम जिनको हम उस्ताद कहते हैं, उन लोगों की फ़ाइलें जमा हुई हुई हैं, उनको प्रायोरिटी भी पर अलॉटमेंट्स की जा रही हैं। अगर हम हुकूमत को बोलते हैं तो फिर हमारे अपने भी बड़ों को सोचना चाहिए कि हमारा किरदार क्या है। जब वो एक छोटा देखेगा कि मेरा बड़ा भाई तो जो एक केक का बड़ा हिस्सा काट के ले गया और मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आया, तो वो कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। दूसरों से तो बाद में बात करेंगे, पहले आप बड़े हैं, पहले आप छोटों के सर पे हाथ रखें, पहले आप बताएं, अपने किरदार से बड़ा बन के दिखाएं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम में से ताकतवर थे, ताकतवर किनके थे, हमारे ही सरों पे जो ताकतवर थे वो हिस्सा उड़ा के ले गए। तो जब नाइंसाफ़ी तो हर जगह पे नाइंसाफ़ी है, चाहे वो हुकूमत करे, चाहे वो हम करें, या चाहे जुल्म का हम जो है करें दूसरों के ऊपर, अपने ही भाइयों पे, तो उसका नुकसान तो होगा अल्टीमेटली। क्या होगा, लेकिन फिर भी देखें खूबसूरती देखें, जब कलेक्टिवली सब आ गया, उन्होंने कहा नहीं होगा, तो लोगों ने कोई उसके ऊपर मुज़ाहमत नहीं की। जो ही बात के पहली दफ़ा हुआ तो सबने प्यार से ही ठीक है वो जगह छोड़ दी। हालांकि उन्होंने तो अपनी जेब से पैसे लगा के वो बनाई थी, ऊपर तो बने बनाए कमरे मिल गए थे, नीचे तो लोगों ने अपनी जेब से वो बिल्डिंग्स खड़ी की थी, लेकिन डिमोलिश करवा देंगी। आज भी वो डिमोलिश ही है, पार्किंग यूज़ में है। लोगों ने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया सिर्फ इस यकीन दहानी पे कि नहीं इसका फ़ैसला हक पे होगा, लेकिन अभी तक वो जूं का तू मामला है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगी। अब उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि बाहर अगर आप अवाम में देखें तो बाहर अवाम के अंदर इम्पैक्ट क्या है कि जी ये वकला तो है ही ऐसे हैं। आप देखें घर की लड़ाई थी, घर के अंदर बैठ के अच्छे तरीके से बड़े बैठ के हल करते तो हल हो जाती। मामले को उछाला गया, सारे मुआशरे में उछले, सब बदनाम हुए। उसमें कोई ये तो नहीं कहा कि नहीं बलीग को भी वकील के तौर पे वही नफ़रत का सामना है जो कि वहाँ पर मौजूद किसी और कब्जा की ली थी। मैं भी इस काले कोट की वजह से जब किसी की नफ़रत का होता है तो मैं उसमें ये तो नहीं कह सकता यार मैं नहीं था उसमें वो था, तो वो तो फिर हमें इज्तिमाई तौर पे ही भुगतना है। सोचने की बात यह है कि जब हम इकट्ठे हैं तो फिर लड़ाई भी घर के अंदर तय करें, बाहर करके करेंगे तो फिर इज़्ज़त सबकी उछलेगी। तो जो बड़े थे उनको बड़े का किरदार अदा करना चाहिए, हमें पहले अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब कम्प्लेक्स बनने जा रहा था तो अभी उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर ये सोचा जाता है कि इतने लोग हैं, तब बार्गेन किया जाता है कि यहाँ पर और भी अभी गवर्नमेंट की प्लेसेस बहुत हैं, साथ प्रिंटिंग प्रेस है और बहुत सारी जगह है, तो इस जगह को पहले एक्सटेंड करवाया जाए। कहा जाए कि इतने कम चैम्बर्स हमें मंजूर नहीं है, पहले आप बिल्डिंग को बड़ा करें, हाई राइज बिल्डिंग कर दें, कोई 3 स्टोरी तो नहीं, शहर के अंदर 10-10 स्टोरीज मौजूद हैं, आप उसके अरेंजमेंट्स करें ताकि जब आपको पता है कि वहाँ पर आपको 25,000 लोगों को फैसिलिटेट करना है और आप सिर्फ 500 का कोटा लेके आ रहे हैं तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि फिर आपके पास कोई क्राइटेरिया, कोई यार्ड स्टिक ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप तय कर सके कौन मुस्तक है, किसका हक है, किसको मिलना चाहिए। उसके लिए फिर बिगाड़ पैदा होगा। तो पहले आप सोए रहे, उसके बाद आपने अपनों को नवाज दिया जो थे, उसके बाद फिर लड़ाई हुई, फिर सारे तमाशे ने देखा, तो उसमें गैर जिम्मेदारी या हमारी भी कसूर है। इसमें हम सिर्फ दूसरों को अगर ब्लेम करें तो वो कोई दुरुस्त बात नहीं होगी। तो हमें भी सोच के समझ चलना चाहिए कि हमारा हर अमल दूसरों की नज़र के उसके ऊपर होती है और हम अपने हर अमल के लिए अकाउंटेबल हैं आवाम के आगे। बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं राना आसिफ साहब से इत्तेफाक करूँगा कि जो उन्होंने एक सजेशन पुट की है, और मेरी ख्वाहिश है कि राना आसिफ साहब इसको पंजाब बार कौंसिल में पुट करें कि 5 साल से कम के जो एक्सपीरियंस है जिनका, या 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, वो आगे जो चैम्बर्स हैं उनको हायर करें और उनको एलोकेट किया जाए। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार ज़िला कचहरी में भी इसी तरह की एक लड़ाई हो चुकी हुई है। तो इस सारे मामले को, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी भी है, तो माँ का किरदार अदा करते हुए रेगुलेटरी बॉडी को इसको बहुत स्मूथली रिजॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आके मज़ीद बात करेंगे। We'll be right back. जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायराकार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक यह सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे मसाइल की जो कि एक यंग लॉयर को फेस करने पड़ते हैं अपने आने की 3-4 साल की 5 साल की प्रैक्टिस के अंदर, और किस तरह के उनको जगह नहीं मिलती है और क्या मसाइल उनको पेश आते हैं एक जगह लेने के लिए, या फिर जो सीनियर्स हैं वो किस तरह उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और क्या इश्यूज़ जो हैं उन्हें फ़ेस करने पड़े। मज़ीद गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। मैं राज साहब आपसे और लीग साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा कि हम लोग पिछले दिनों देख रहे हैं कि ये जो CDA वाला इस्लामाबाद में मामला हुआ है, इन्होंने वकला के चेम्बर्स गिरा दिए हैं, और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत को भी इन लोगों ने इस मामले में इन्वॉल्व किया, और साथ पंजाब बार काउंसिल ने बड़ी आवाज़ उठाई है इस हवाले से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पंजाब बार काउंसिल का क्या टेक था इसके ऊपर, और एज ए प्रैक्टिशनर आप क्या समझते हैं कि मतलब ये क्या इधर ऐसा क्या पॉइंट था जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा, और ये जो आगे मामला जो थे ख़राब क्यों हैं, क्या वजह इसके अंदर पेश आई? ये जो इस्लामाबाद वाला वाक़या हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और मैं इसका ज़िम्मेदार जिसको ठहराता हूँ वो क़यादत है बेसिकली हमारी अपनी। हम जिनको इंतखाब लेके आगे लेके आते हैं वो उनके लिए लेके आते हैं ताकि वो हमारी सरपरस्ती कर सकें, हमें संभाल सकें, हमें किसी भी किस्म के नुकसान से बचा सकें। इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ वो 3 चैम्बर से स्टार्ट होके शायद 61 चैम्बर्स गिराए गए, और आगे फिर अतर मिनल्ला साहब ने फर्दर ऑर्डर कर दिया कि 23 मार्च को इस ग्राउंड को डाल करके यहाँ पे फुटबॉल मैच शायद करवाया जाए, सारे चैम्बर मस्मार कर दिए जाए। मैं चाहता मेरा जो कहना है मानना है वो ये है कि PIC वाला इशू हो या ये इस्लामाबाद वाला वाक़या हो, इसमें क़यादत का देर से इन्वॉल्व होने की वजह से ही ये वाक़यात ज़्यादा फ्लेयर अप हुए हैं। इस्लामाबाद का वाक़या जब हुआ है तो उसमें चाहिए था कि क़यादत को कि वो बर वक़्त साथ कोऑपरेट करती, मामले को कॉप करती और अपनी मदाखलत करती, क्योंकि अल्टीमेटली जिन्होंने जाके बात करनी थी वो यही थी। नौजवान लड़कों ने तो कोई बात नहीं करनी होती। जब उनके चैम्बर गिराए गए तब भी क़यादत खामोश रही। ये किसी एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वकला कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। उसमें मैं बराबर का शरीक समझता हूँ इंडिपेंडेंट ग्रुप को भी और प्रोफेशनल ग्रुप को भी, कि दोनों ग्रुप ने ही हेजिटेंट रहे हैं इन्वॉल्व होने में।
और वो वाक़या जब फिर आगे जब वकला को संभाला नहीं गया तो फिर ज़ाहिर बात है जिसका चैम्बर गिराया गया उसको दुख और तकलीफ़ शायद इस हद तक गई है कि वो प्रोटेस्ट करने हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, और जब वहाँ से मायूस हुए हैं तो रिएक्शनली एक बदकिस्मती से एक वाक़या हुआ है जो वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक उस सहजान खेज कैफियत में वो भी एक मामला हुआ। उसके बाद बड़ों को चाहिए था कि चीज़ों को संभालते ना कि मामला को मज़ीद ख़राब करते। हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी अपने बड़े होने का सबूत देना चाहिए था। उन्होंने उसी वक्त कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट को बंद कर दिया, जो कि टोटली गैर कानूनी काम था, टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, उनके अपने हलफ के अगेंस्ट था जो उन्होंने उठाया था इंसाफ की फराहमी के हवाले से। उनको ये इस हद तक गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए था कि भाई अब मैंने बदला लेना है इनसे, क्योंकि जब मामला दो कम्युनिटी के बिगाड़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपको एक रास्ता निकालना होता है जहाँ से बेहतरी हो। उनका जो ऑर्डर था आखिरी जो उन्होंने किया है मज़ीद चैम्बर के गिराने से, वो भी वकला के अंदर बड़ी एक गुस्से का सबब बना, और वो मज़ीद ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मेरा जो मानना है कि क़यादत बेसिकली हमेशा ही ज़िम्मेदार रही है इस मामला में। क़यादत जब तक हम जब आते हैं बीइंग यंग लॉयर, तो जब हमारी हक की तलफ़ी की जाती है तो फिर हमारे पास जो अपनी बसात है, जो अपनी अकल है, अपना शऊर है, उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। हमारा रिएक्शन हड़ताल से शुरू होता है, तो फिर आगे जाके जब क़यादत नहीं संभाल पाती तो फिर हम अपने बदला खुद लेने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये इस्लामाबाद इशू के ऊपर बहुत अफसोस होता है मुझे कि पंजाब बार कौंसिल भी पीछे रही, इस्लामाबाद पाकिस्तान बार कौंसिल भी पीछे रही, और पता नहीं क्यों किस वजह से किस मसले तक पसंदी में चले गए थे। और मैंने इवन के जब रिक्वेजिशन डाली तो मैंने वीसी को मुझे बार बार कह के ये रिक्वेजिशन इंटरटेन करवानी पड़ी है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और जब मैंने 4-10 मेंबरान के सिग्नेचर करवाए और कहा कि ये मैंडेटरी है, अब यू हैव टू पुट इट बिफोर द हाउस, तो फिर उन्होंने ये रिक्वेजिशन वहाँ पे रिक्वेजिट की। वहाँ पे सभी वकला के जितने भी मेंबरान थे ऑल ओवर द पंजाब, सभी के जज्बात जो थे इस मामले में यही थे कि वकला को जब आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन वर्स ही होगा। और जब आप क़यादत ने एक फ़ैसला किया, आप देखते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल ने रिसेंटली तो 3 दिन पहले एक रेजोल्यूशन किया, उन्होंने 28 का डेडलाइन दिया कि इन मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल इस तरह से किया जा सकता है, और उन्होंने वो 5 या 6 अपने एजेंडे में शामिल भी किए हैं, जिसमें FIR की विदड्रॉल और ये ऑर्डर जो अतर मिनल्ला साहब का उसकी विदड्रॉल, गिरफ्तारियों की रोकथाम वगैरह सारे शामिल है। तो अब चाहिए कि जुडिशरी को ये मानना पड़ेगा, इस हकीकत को साथ लेके चलना पड़ेगा कि वकला के साथ अगर हम टकराव की सियासत करेंगे, हम टकराव से फ़ैसले मनवाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा, दोनों का होना है। वकला का भी होना है, वो भी उनकी प्रेस्टीज ऑन स्टेक है, और जजेस का ज़्यादा होना है, क्योंकि वो जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, कभी कहा जाता था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि उनके वो दौरान जंग उनके मुंह पे थूक दिया गया, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ तो यही है कि उन्होंने अपनी तलवार खींच ली थी। जब आपका ज़ाती गुस्सा शामिल हो जाए इंसाफ के दौरान तो आपको वहाँ से रुक जाना चाहिए। अतर मिनल्ला साहब के ऑर्डर से साफ लगता है कि वो बदला लेना चाहते हैं, और बदला लेने से वो ये एक चीज़ वाजिया है कि बदला लेने से कभी भी मामला ठीक नहीं हो सकते, वो मज़ीद वर्स होंगे। इसके ऊपर खामोश जो तमाशाई है, जिसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो हुकूमत वक्त है। वो देख रही है कि ठीक है आप लड़ें, इससे हमें बेनिफिट हैं, हमें खामोश का तमाशाई हैं, वकला और जजेस आपस में लड़ते रहें तो उनका फ़ायदा है। हमें इस चीज़ की हकीकत को लेकर चलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जुडिशरी को इज़्ज़त दी है, उनका मकाम दिया, वो फ़ैसले करते हैं लोगों की ज़िंदगी के भी और जानो माल के भी, उनको वो मकाम दिया जाना चाहिए। और जजेस को ये मानना चाहिए कि ये एक बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट है, बड़ा ही मैंडेटरी, बड़ा ज़रूरी हिस्सा है जो वकला हैं, जो इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करते हैं। और इन दोनों के दरमियान में एक बेंच का फ़र्क है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेंच और बार हो या बार और बेंच हो, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम हम हमेशा से कहते हैं, लेकिन इसको हम रिजॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि हमें अपनी ज़ातियात से निकल के समझना पड़ेगा कि ये हम एक ही कम्युनिटी हैं, बेशक बेंच के उस तरफ हैं या बेंच के इस तरफ हैं। तो ये बड़ा बदकिस्मती से मामलात को मज़ीद ख़राब हो गए किया गया, और इसके ऊपर भी वकला में भी सियासत चल रही है, जजेस में भी सियासत चल रही है। जजेस के अंदर भी लोग चाहते हैं कि वो इसको मज़ीद ख़राब किया जाए, वकला के अंदर भी लोग चाहते हैं कि वकला का तशख़्ख़ुस मज़ीद कमाल किया जाए। मैं कहता हूं कि अगर डेडलाइंस आ गई हैं, दोनों के दरमियान एक तनाव की सिचुएशन आ गई है,
तो अब बड़ों को भी किरदार अदा करना चाहिए और जुडिशरी को भी बड़ा दिल करना चाहिए कि इसको रिजॉल्व की तरफ लेके जाएं, मज़ीद तनाव की तरफ ना ले जाएं। अदरवाइज़ बदकिस्मती से जो PIC वाला इशू हुआ है, जब आप एंगर में होते हैं, एंग्विश होते हैं, तो उस वक्त आपकी अकल काम नहीं कर रही होती, उस वक्त आपका गुस्सा काम कर रहा होता है और ये गुस्सा आपको इस हद तक आगे ले जाता है कि जहाँ पे आप किसी की इज़्ज़त और एहतराम को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। मैं इस वक्त आपके चैनल के वसत से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा, पंजाब बार कौंसिल ने भी ये रिजॉल्व किया है कि जुडिशरी को चाहिए कि वो गुस्सा ना निकाले, इस मामले की बेहतरी के लिए आगे बढ़े, बड़ापन दिखाए। वकला चाहते हैं कि इस मामले को हल किया जाए। और मैं आखिर पे आपकी बात को कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि ये देखना तो ये चाहिए था कि मसाइल आए क्यों। ये मसला उस वक्त पैदा हुआ जब CDA ने किया या CDA को कहा गया कि करें। उन्होंने रातों रात वकला के चैम्बर गिराए। हुकूमत वक्त को उस वक्त चाहिए था, यही अदालतें जो इस वक्त गुस्से में हैं, इनको चाहिए था कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बात की हम अपने प्रोग्राम के पहले पार्ट में, कि जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो वहाँ पे वकला के लिए अकोमोडेशन होनी चाहिए उनके बैठने के लिए। अगर देखा जाए, अगर गैर कानूनी वकला की बैठक गैर कानूनी थी तो फिर वहाँ पे जजेस की बैठक भी गैर कानूनी थी। आपको वहाँ पे अगर आपने डिमोलिश ही करना था तो पूरे के पूरे उस ग्राउंड को डिमोलिश करके उस ग्राउंड के अंदर पूरे का पूरा बहाल करवाते। ये वकला के साथ टारगेट ऑपरेशन करके उनके साथ ज़्यादती करना, ये नफ़रत पैदा करती है। हुकूमत वक्त को चाहिए था कि जब अतर मुनल्ला साहब ने अपनी ही जजमेंट में कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर 5 एकड़ या कितनी जगह एक्वायर करके वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तमीर किया जाए और वहाँ पे वकला के लिए चैम्बर भी तमीर किए जाएं, तो यही बात अगर वो इस गुस्से से बाहर निकल के पहले कर देते जिस दिन ये डिमोलिश हुए हैं, तो शायद मामला इस हद तक ख़राब ना होते। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं अब बैठा हूँ यहाँ पे, आपको बड़ी यकीन दहानी से कह सकता हूँ कि इसका हल मज़ीद तनाव नहीं है, इसका हल अब बैठ के वकला के लिए कोई रास्ता निकालना है कि इनके जो चैम्बर गिराए गए हैं, जब पहला चैम्बर बना था उस वक्त CDA को अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी। अब जब कोई 60-70 चैम्बर इन्होंने गिरा दिए हैं, 61 चैम्बर, कोई शायद 100 के करीब मज़ीद पड़े हैं शायद गालबन, तो जब इतने चैम्बर बने थे तो CDA कहाँ पे थी उस वक्त क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी? या शायद वो बनने दे रहे थे कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वकला को बदनाम करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करने के लिए या उनको अंडरमाइन करने के लिए इस तरह का अमल दोबारा लेके आएंगे। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि CDA को बर वक्त कार्रवाई करनी थी जब पहला चैम्बर बना था। फिर जब CDA को कहा गया कि 3 चैम्बर गिराएं तो ये 61 कैसे गिर गए? फिर उसके बाद अब बात ये थी कि हुकूमत वक्त को और उस वक्त के लोगों को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे दोस्त बैठे हैं, जब वो तहरीक में हड़तालें करते थे तो उस वक्त जायज़ होती थी, जब वो आके लोगों को उकसाते थे, हमें इस्तेमाल करते थे, जब उनके चीफ साहब जब थे उनको बालों से पकड़ा जाता था, तो उस वक्त जो ढाल बने थे जिन्होंने इज़्ज़त को बहाल किया था वो ये काले कोट वाले ही थे। ये इतने गैर ज़रूरी पता नहीं क्यों इनके लिए हो जाते हैं कि जब ये एक मनसब पे बैठ जाते हैं और वो मनसब तक पहुंचने के लिए इनको जो लोग प्रमोट करते हैं, जो नाम देते हैं, वो वकला ही होते हैं। जजेस बनने के लिए ये जजेस ही कहते हैं कि आप जाएं पहले लोकल बार में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आएँ, तो उस इलेक्शन में हम लोग इनको प्रमोट करते हैं, इनका नाम बनाते हैं और इनको आगे लेके जाते हैं। तो अब इस वक्त चाहिए कि उसका अल्टरनेटिव तलाश करें, पहले काम शुरू करवाएं, उनके लिए जगह मुहैया करें, वकला को अकोमोडेट करें, जुडिशल कॉम्प्लेक्स को बाहर लेके जाएं, अदालतें कायम करें, उनके साथ साथ वकला को चैम्बर के लिए जगह अलॉट की जाए, जो मज़ीद कार्रवाई होनी है इसके बाद करें। अगर ये अपने ऑर्डर के साथ जुड़े रहे तो यकीन जानिएगा एक तूफ़ान बदतमीज़ बरपा होगा, जिसमें चीफ साहब की जो बची खुची इज़्ज़त रह गई है इन अदालतों की, शायद वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ, ये कहता भी हूँ कम्युनिटी से भी, कि मेरी ख्वाहिश भी ये है कि जब ये जुडिशरी और वकला एक दूसरे के साथ आमने सामने होते हैं तो अक्ल और दानिशमंदी का मुजाहरा किया करें, एक आम गाँव के बंदे की तरह अपनी अकड़ को आगे लेके ना जाएं, क्योंकि अकड़ से टूट ही होगी, वो उस तरफ हो या इस तरफ हो। तो बहुत खूबसूरत तरीके से इसको हैंडल करें, क्योंकि अब इस वक्त इस क्लाइमेक्स में है सिचुएशन कि यहाँ से या तो बहुत ज़्यादा वर्स होगी या फिर यहाँ से ये वापस आना शुरू हो जाएगी। और उसका बेहतरीन हल ये है कि जनाब चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला साहब, आप बड़ा दिल करें, आपके बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके कुलीग हैं जिनके चैम्बर मस्मार किए गए हैं, जिनकी छत छीन ली गई है, उनके लिए ऑर्डर करें, CDO को कहें जब आप किसी हुकूमत वक्त के किसी
कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई नहीं करते डिमोलिश करने की। तो ये एक आपको बड़ा इजी टास्क मिला हुआ है कि वकला के चैम्बर गिरा दो और एक ऐसा इशू क्रिएट कर दो कि जिनको वकला की इज़्ज़त को और उसके तशख़्ख़ुस को कंट्रोवर्सी में ले जाएं। वकला को अल्टरनेटिव जगह दें, उनको चैम्बर्स दें, आप भी खुश, ये भी खुश, और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की फराहमी में वकला हमेशा अपना पॉजिटिव किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। लीग साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा हमें कि मैं बस बहुत जो है कम्प्रिहेंसिव किस्म की बात की राना साहब ने, जो है हमारी क़यादत है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना से ऐड करना चाहूँगा, इज़्ज़त बाहिमी होगी, ठीक है, एक दूसरे की शनाख्त को तस्लीम करने, ये लाज़िम व मुल्ज़िम है। अगर बार नहीं रहेगी तो अकेले बेंच की भी शनाख्त नहीं रहेगी, और बार भी बेंच के बगैर नहीं है। तो मिल के चलने वाली बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल एक तरफ जो है पानी को बहा दें और वो सारा बह जाए सब कुछ, और दूसरी तरफ आप ये समझें कि उससे इज़्ज़त बरकरार रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इज़्ज़त मिल के साथ चलने में सही है। लाज़िम व मुल्ज़िम है, एक बेसिक इंग्रेडिएंट है इंसाफ के सिस्टम के, जैसे मैंने पहले भी बात की। ताकत का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस ताकत के इस्तेमाल से बिगाड़ पैदा होता है। चीज़ों को पहले भी ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मसले को बिगाड़ के फिर हल की तरफ आएँ। मसला पहले भी हल हो सकता था। जब आप देख रहे हैं, ये आपको मतलब इस बात का शऊर सबको है कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है, गुजारा नहीं है, और आपने इतने लोगों को बेरोज़गार कर दिया। जो एक और बहुत तकलीफ़ दह बात मुझे लगती है कि हम देखते हैं कि बहुत एक कानून को प्योरीफाई कर दिया गया। अगर हम एंटी टेररिज्म एक्ट को देखें, इवन कि ये भी कहा गया कि अगर कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर कोई बम धमाका, गोली जो भी चलती है, कत्लो गारत होती है, लेकिन वो किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से होगी तो एंटी टेररिज्म का केस नहीं होगा। और यहाँ पर उन वकला को जो है पत्थर के ऊपर उठाने के ऊपर आपने उनको दहशतगर्दी के कानून के तहत बंद करवा दिया है। ना उनको कुछ सुननी जा रही है, ना उनकी कोई बात हो रही है, और वो बेचारे उनको छोटे छोटे बच्चे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे, मतलब वो एक शुएब साहब, एक वकील साहब है, उनकी मैंने मिसिस का जो बारे वो जो है शरई पर्दा, और उसके अंदर वो खातून थी, और उनको बताया गया कि किस तरह घर की बेपर्दगी की गई और किस तरह से उनको जलील किया गया। और वो लोग जो है जिनके छोटे एक खातून है जिनका 3 माह का बच्चा है, वो जो वकील हैं उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में आपने बंद किया हुआ है। तो ये जुल्म ना करें। इज़्ज़त हम हैं तो हम आपके साथ इज़्ज़त है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर ये इज़्ज़त अकेले बेंच की भी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा बाहमी इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, बात को ठंडा करने की ज़रूरत है, ना कि इसको मज़ीद उछालने की। बहुत शुक्रिया वलीद साहब। आज की नशिस्त और जो राना आसिफ साहब से सवालात पूछे जा रहे हैं, उस पर मुझे एक शेर याद आ गया कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और बहुत खूबसूरत अंदाज से राना आसिफ साहब बीइंग मेंबर ऑफ पंजाब बार कौंसिल अपनी रहबरी के सवालात का जवाबात दे रहे हैं। सर, मैं अभी तक तो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। मेरा है कि मैं अब जो प्रॉब्लम्स की वजह से जो आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैं उसके ऊपर सवाल करना चाहता हूँ कि इन तमाम वाक़यात में कब्ज़ा हो गया या कोई केस हो गया किसी के ऊपर, किसी वकील के ऊपर, उसका कॉन्सिक्वेंस है स्ट्राइक। रिसेंटली एक मिर्ज़ा विकास रऊफ़, जस्टिस मिर्ज़ा विकास रऊफ़ की जजमेंट भी आई जिसमें स्ट्राइक के हवाले से बात की गई। बहुत डिटेल्ड जजमेंट थी, और उसके अंदर उन्होंने पंजाब बार कौंसिल के रूल्स, पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स, उनके हवाला जात भी दिए, जिसमें बताया गया कि डिग्निटी और प्रोफेशनल जो आपका आप अंडरटेक करते हैं टास्क, प्रायोरिटी हैं, स्ट्राइक से बालातर हैं वो। तो क्या इन स्ट्राइक्स की वजह से जो स्मूथ वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स है और जो लिटिगेंट्स के मसाइल हैं, ये सिर्फ लिटिगेंट्स की हद तक नहीं, लॉयर्स को भी मसाइल हैं। आप यंग लॉयर्स को ही देखेंगे, वो अगर कोई उनको किस्मत से केस आ जाता है और वो केस फाइल कर रहे होते हैं और एक टेंटेटिव टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपका केस डिसाइड हो जाएगा, इधर वे तो वो डिसाइड नहीं हो पाता। पता चलता है स्ट्राइक है, उसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जजेस की छुट्टी है, केसेस की लिस्ट ही बहुत ज़्यादा है, सुने नहीं जा रहे। तो स्ट्राइक जो फैक्टर है, इसके हवाले से पंजाब बार कौंसिल का क्या टेक है? क्या ये स्मूथ वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स है, इसको इफ़ेक्ट होना चाहिए? देखें, अगर हम लेबर लॉज की तरफ देखते हैं, हम क्योंकि ब्लू कॉलर नहीं है, लेकिन लेबर लॉज को देखते हैं, उधर बाकायदा तौर पे रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि कैसे आपने स्ट्राइक करना है, कैसे लॉकआउट होना है। क्या पंजाब बार कौंसिल में इस तरह से नहीं है स्ट्राइक्स के हवाले से कोई रेगुलेशन? और क्या लोकल बार एसोसिएशंस को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मामले के ऊपर उठ के वो स्ट्राइक्स कर सकती हैं और उधर डिस्ट्रिक्ट या तहसील की कोर्ट्स में स्ट्राइक करके वर्किंग ऑफ द कोर्ट को जो है अबेंडन कर सकती हैं?
तो इस पे आपका क्या टेक है? और मलिक साहब, मेरा आपसे जो सवाल है, आपकी किस तरह से प्रैक्टिस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है इन स्ट्राइक्स की वजह से? ये वाकई बड़ी तलख हकीकत है, ये स्ट्राइक वाला इशू जो है। बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर बड़ा नामुनासिब लगता है जब कभी हम सुनते हैं कि कल स्ट्राइक है और फिर कल के बाद परसों फिर स्ट्राइक है, फिर स्ट्राइक है और स्ट्राइक है। स्ट्राइक एक ज़रिया है, मोड है, जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने मुतालबात के मनवाने के लिए, या आप बताते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मेरे ख्याल में जो गैर स्ट्राइक एक तरीक़ाकार ज़रूर है, इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन जो गैर ज़रूरी स्ट्राइक्स हैं वो हमारा तशख़्ख़ुस ख़राब कर रही हैं, हमारा भी नुकसान कर रही हैं और लिटिगेंट्स को हमारे ऊपर जो एक एतमाद का फुकदान है उसमें भी इजाफ़ा कर रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल में ये हम अभी 1-2 दिन पहले जब इजलास हुआ है तो उसमें हमने इसको कंक्लूड भी किया है कि स्ट्राइक गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। स्ट्राइक अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से करें कि वो इफ़ेक्टिव भी हो। ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक आपने काम नहीं करना है तो आप स्ट्राइक का सहारा ले लें, अगर आपने काम करना है तो स्ट्राइक हो भी तो आप जाके अपना केस आर्गू करके तो आप उसको कर लें। पंजाब बार कौंसिल में ज़्यादातर लोग जो व्यू रखते हैं, जो हमने कंक्लूड किया था, वो यही किया था कि स्ट्राइक इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हो रही है। अब इस वक्त जो क़यादत है हमारी वाइस चेयरमैन साहब जो है ना, वो स्ट्राइक, अभी मुझे भी इल्म नहीं था कि आज फिर स्ट्राइक की उन्होंने कॉल कर दी है, जिसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। और मेरे ख़्याल में स्ट्राइक से ज़्यादा अदारा जो है इस वक्त पंजाब बार कौंसिल का, जो उसका किरदार है वो ये है कि वो इनिशिएटिव ले चीज़ों के मामले में कि इनका हल क्या है। आया कि स्ट्राइक इसका हल है या फिर हमने फर्दर आगे किसी और जगह पे भी जाना है। अभी हम स्ट्राइक कर रहे हैं इस्लामाबाद इशू के ऊपर, पंजाब बार कौंसिल ने डेडलाइन दे दी, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी डेडलाइन दे दी 28 की। अब देखेंगे उसके बाद क्या होता है। हमने स्ट्राइक कॉल की है CPC की अमेंडमेंट्स के हवाले से, तो देखना ये कि स्ट्राइक से अमेंडमेंट्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो वहीं की वहीं है। देखना तो प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो ये है कि आपने बहसीयत अदारा ये इनिशिएटिव लिया है, ये ड्यूटी अपने ऊपर ली है कि उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने के लिए आप किसी अदारे में गए हैं, किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अगर तो आपने वो किया है तो फिर तो ठीक है जी, कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं और स्ट्राइक पे स्ट्राइक दिए जा रहे हैं जिसका हम मज़ीद नुकसान हो, और फिर लोगों को आपने ये भी बताना है कि मतलब जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ओवरऑल बुरी नहीं है, ये इसका कोई ख़ास पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में गया है और उसको बेहतर किया जा सकता है। उस हिस्से को लेके आप कह दें कि ये अमेंडमेंट सारी हम मानते नहीं हैं, ये नहीं होने चाहिए। मैं बल्कि यहाँ पे एतराफ़ करता हूँ कि बहुत खूबसूरत अमेंडमेंट्स हैं, अब किसी को शायद ना पसंद हो, लेकिन उसमें जो टाइम फ्रेम दिए गए हैं वो हमारी अपने बेनिफिट के लिए हैं। हम एक केस को 10 साल क्यों चलाएं? हम अगर एक केस को 7 महीने में ख़त्म कर सकते हैं तो करना चाहिए हमें। उन्होंने जो चांसेस उन्होंने पेक्यूनरी दे दिए हैं कि विद कॉस्ट चांसेस मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। हर स्टेज के ऊपर इनिशिएशन से लेके आप अपने समन्स में ले जाएं, आप अपनी एविडेंस के हवाले से ले जाएं। तो एक अपील का एक फैक्टर है जो कि हम जो कंट्रोवर्सी में गया उसके ऊपर बेहतर किया जा सकता है। उसके ऊपर हमें भी पता है कि वो नहीं चल सकता, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं वो फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें स्ट्राइक करने के बजाय, मेरा ये मानना है, स्ट्राइक कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। स्ट्राइक उस वक्त इफ़ेक्टिव होती है, बल्कि मैं ये पंजाब बार कौंसिल में भी अपना एडवाइस दे चुका हूँ कि स्ट्राइक करने से बेहतर है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करें। आप अपने बार एसोसिएशन है वहाँ पे आप मजलिस या मीटिंग्स का इनेकाद करें, वहाँ पे आप अपने दोस्तों को बताएं हक़ाइक़ क्या हैं किसी भी इशू के मामले में। आप अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करें, आप सड़क पे जाएं, अरबाब इख्तियार के जो ऑफिसेज़ हैं उनके सामने जाके अपना रिकॉर्ड करवाएं जो भी है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्राइक ये काम चलता रहना चाहिए। मेरे ख्याल में स्ट्राइक का लफ्ज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई देखिए हमारे लिए भी हैं, सब ने मरना है, किसी सीनियर वकील के मरने पे स्ट्राइक कर देना, किसी वकील के एक्सीडेंट पे स्ट्राइक कर देना, किसी वकील के ऊपर कोई कानून ब्रूटल अटैक हो गया उसके ऊपर स्ट्राइक कर देना, ये मसाइल का हल नहीं है। आप मसाइल के हल के लिए ये उस वकील का साथ दें जो प्रॉब्लम में है और उसके सल्यूशन के लिए उसका साथ दें। ये क्या तरीकाकार हो गया कि ये तो कमज़ोर लोगों का काम है, ये वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। क़यादत में एक ऑर्डर इशू कर देना जी या कल स्ट्राइक है, और वो खुद लिखना भी नहीं है, किसी से लिखवा के कह देना कि कल स्ट्राइक है, ये गलत है। मैं स्ट्राइक के बिल्कुल टोटली ख़िलाफ़ हूँ। स्ट्राइक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़े ही जहाँ पे लगे बहुत ही सीरियस मैटर्स हैं वहाँ पे आप स्ट्राइक करें, अलामती तौर पे लोगों को बताने के लिए कि वकला यकजा है।
लेकिन इस स्टेक पे ना करें कि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, लिटिगेंट्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जजेस भी परेशान हैं, जहाँ पे सारी कम्युनिटी परेशानी का शिकार हो वहाँ पे ये स्ट्राइक का इशू नहीं होना चाहिए। इसका जो बेहतर हल है वो ये है कि आप प्रैक्टिकली आगे लेके चलें किसी मसले के हल के लिए। अभी ये इस्लामाबाद इशू के ऊपर स्ट्राइक मुझे नहीं समझ लगती ये क्यों इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक कॉल दी थी 25 की, हमें चाहिए था कि उस तक बस अपने आप को महदूद करते, उस स्ट्राइक को इफेक्टिव करते, अदालतों में काम ना होता और वो एक दिन प्रॉपर आप डिमॉन्स्ट्रेट करते चीज़ों को लेकर कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उस एक स्ट्राइक के 2-3 दिन पहले भी स्ट्राइक हुई, 2 दिन बाद में भी हो रही है, ये मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी थी और इसके ऊपर खैर नीचे कोई अमल भी कोई नहीं हुआ, लोगों ने माना ही नहीं इस चीज़ को, अपने अपने लोग काम करवा रहे हैं। फ़ायदा उन्होंने उठाया है जो काम नहीं करना चाहते थे उस दिन, फ़ायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने जाके जजेस के साथ कह के जी हम नहीं, आज हड़ताल है, हम नहीं पेश हो सकते। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ ये है कि हम यकजा होकर, पंजाब बार काउंसिल को ये एडवाइस भी किया गया कि वो इस केस को जो CPC की अमेंडमेंट्स हैं इसको चैलेंज करें, उसके ऊपर कमेटी बनी है कि उसको हम हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें और ताकि उसका कुछ सद्देबाब किया जा सके। स्ट्राइक से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। सो स्ट्राइक आई डोंट थिंक दिस अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। मलिक साहब, कभी कभार ये फील होता है कि कभी सैंडविच हॉलीडेज़ आने लगी हैं तो स्ट्राइक हो जाती है, लोकल कहीं पंजाब बार की सतह पे ना हो, लोकल बार्स में तो लाजमन हो जाती है कि वो जो 3 छुट्टियां हैं वो बरकरार रहें हमारी। तो आपको भी इस तरह का सामना हुआ है कभी कि आपके केसेस के अंदर स्ट्राइक हो गई हो और अगली जो डेट है, क्योंकि केसेस का जो वॉल्यूम है हमारी अदालतों में और क्वांटम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो डेट्स भी जो हैं वो महीने महीने की पड़ती हैं, लिटिगेंट के लिए भी मसला और बीइंग लॉयर आपके लिए भी मसला कि एक केस जो आपको लगता है कि जल्दी कंक्लूड हो सकता है वो नहीं हो रहा कंक्लूड, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ी है? बिल्कुल होते हैं। मैं कहूँगा कि अगर जो सफ़रर है इसके अंदर, जो स्ट्राइक की कॉल में सफ़रर होते हैं, 2 लोग होते हैं। मैं नहीं समझता जुडिशल सिस्टम उसका कोई सफ़रर है, वो जवाबदेह नहीं है कि आपने ये क्या किया, इतनी देर में क्यों नहीं किया और क्या हुआ। जबकि जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली पूछता है अपने वकील साहब से कि मेरा केस क्यों नहीं हुआ। अब देखें, एक स्ट्राइक का डे है, आज का दिन ज़ाया हो गया, अब ये 15 दिन लामहला आगे चला जाएगा। अब आपने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो किसी मसले की वजह से खटखटाता है, आपने उसके मसले को हल करने की उसको ज़मानत दी हुई कि जी मसला आपका हल करवा दूँगा, वो ऐड ऑन होता रहेगा। तो उस तखीर के जवाबदेह आप हैं। आपका ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी जो है इसके साथ जुड़ी हुई है कि आप उसका फ़ैसला करवा के देंगे, उसका मसला हल करवाएंगे, तो आपके साथ साथ जो है आपको जो है उसकी अर्निंग होगी। अब जो सफ़र करता है वो या तो वकील करता है अपने जॉब के तौर पे, या वो लिटिगेंट करता है कि जिसका काम नहीं होता उसका मसला जूं का तू रहता है। अदालत को तो जो जुडिशल ऑफिसर हैं उनको तो अपनी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन देखने में जो एक चीज़ आती है कि स्ट्राइक की कॉल, जैसे रान साहब ने कहा कि लोगों ने अपना अपना काम करवाया, हैरानगी की बात ये होती है कि हमसे ज़्यादा कॉन्शियस हमारे जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं जो नीचे, अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में स्ट्राइक करने के मामले में, आप उनको जाके कहते हैं यार स्ट्राइक लॉयर्स की है ना, कोर्ट की तो नहीं है, आप काम करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे केस में कोई दूसरी तरफ से नहीं है। आमतौर पे मैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में देखता हूँ, कहते नहीं जी आज के दिन हमने कार्रवाई कोई नहीं करनी है, आज के दिन में डेट ही होगी, वकला हड़ताल पर है, वो वकील साहब सामने खड़े चीखते रहें, चिल्लाते रहें, कोई नहीं सुनेगा। वो जज साहब कहेंगे आज हड़ताल है, मैंने काम कोई नहीं करना, इवन के चैम्बर से बाहर आके बात सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा होता है अगर कोर्ट जो है अपनी जजमेंट के अंदर इस चीज़ को भी डिस्कस करती, एक डायरेक्शन अपने जुडिशल ऑफिसर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी देती कि हड़ताल वकील की होती है, कोर्ट की नहीं होती है। अगर कोई आपके पास आके काम करना चाह रहा है तो आप काम तो करें। यहाँ पर होता क्या है कि, और दूसरी वही बात कि एक ला हासिल सी जस्तुजू सी एक वो मामला बन जाता है। आप स्ट्राइक की कॉल दे देते हैं, उसको कोई अहमियत को लिफ्ट करवाने की, एक चीज़ जब बहुत बार बार होगी तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। हम लोग वकील हैं, किसी भी मसले के हल के लिए हम हल जानते हैं, हम हल की तरफ से नहीं आते। हम कहते हैं हम नाराज़ हो के अपने घर बैठेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो दूसरे के घर आप मेहमान ने गए हैं तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी उस नाराज़गी का। बात तो ये कि उसको एहसास दिलाएं कि जो आप ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और कानून आपको ये नहीं देता, और उस तरीक़ाकार को इख्तियार करें मसले को हल करवाने के। आप मसले के हल की तरफ नहीं आते हैं, आप नाराज़ होकर घर बैठ गए। अब हमारी इस मुसलसल इस 1 हफ़्ते की स्ट्राइक का किसी भी अरबाब इख्तियार के कान पे जू नहीं रुकी। या तो फिर आप सब कुछ जाम कर देते, कोर्ट्स में बिल्कुल काम ना होता। वो कह रहे हैं ठीक है, जो जवाब देना है, किसी भी साइल ने आके जज साहब से नहीं पूछना कि मेरा काम क्यों नहीं किया, उन्होंने आके उस वकील के दरवाज़ा खटखटाना है, उसी के साथ बदतमीज़ी होगी, उसी के सब कुछ होगा, उसी को जवाब देना पड़ेगा। और वो वकील भी इंडिविजुअल हैसियत में कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे मेरा जो साइल पूछ रहा है मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है। कोर्ट काम करने को तैयार नहीं है कि जी स्ट्राइक है, आप लोगों ने स्ट्राइक की हुई है, चाहे मैं चला भी जाऊँ, वो सुन के फ़ैसला नहीं करेंगे। तो मसला ये है कि मसले के हल की तरफ आना चाहिए, ना कि उस मसले को मज़ीद बिगाड़ की तरफ लेके जाना चाहिए।
आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन आपने सिर्फ चैम्बर्स में जजेस का जाना स्ट्राइक तक महदूद कर दिया। हम तो आम रूटीन में भी देखते हैं कि जजेस जो हैं वो वर्किंग आवर्स में चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। बल्कि मेरी तो सजेशन है राना आसिफ साहब को कि कुछ इन साहब बहादुरों का भी कुछ किया जाए, कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं कि हम वर्किंग आवर्स में जाते हैं एंड पता चलता है या तो वो सीनियर सिविल जज के पास गए हुए हैं, ऑब्वियसली कोई ट्रेनिंग चल रही होगी या कोई मीटिंग होगी जो कि प्रीटी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जब अंदर चाय चल रही होती है तो वो काफ़ी तकलीफ दे होती है हमारे लिए। हमने जो बात की है, हमने अपनी बातों के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए कब्ज़ा माफिया, दहशतगर्द, वकला गर्दी के। तो हमारे पास क्योंकि मीडिया के तज्जिया निगार भी बैठे हुए हैं, तो मैं राना आसिफ साहब से भी पूछना चाहूँगा कि क्या इन अल्फाजों को तवातुर के साथ टीवी चैनल्स पे इस्तेमाल किया जाता है? क्या पंजाब बार कौंसिल बीइंग रेगुलेटरी बॉडी, जो मीडिया की रेगुलेटरी बॉडी है पेमरा, उसके पास नहीं जाएगी इस मामले को लेके कि इन अल्फाज को हज़फ किया जाए? मेरे इल्म में ये है कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो गए थे, पेमरा में गए हैं और काफ़ी हद तक उन्हें रिलीफ भी मिला है, लेकिन हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही हैं? और सर आप क्या कहते हैं कि क्या ये मुनासिब है कि इस तरह के अल्फाज, क्योंकि वकला के कवानीन के अंदर लिखा हुआ है कि वकला की डिग्निटी जो है, आप उसको भी छोड़ दें, आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सिटीज़न की डिग्निटी जो है ना वो इनवायलेबल राइट है, उसको कोई वायलेट नहीं करेगा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या तजर्बा है? मेरे ख्याल में जिस तरह हम जॉय ऑफ जस्टिस के चैनल से एक तामीरी प्रोग्राम करते हैं, लोगों तक कानून की जो डेफिनेशन है या कानून के मुताबिक जो बातचीत है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, हम सीनियर्स बुलाते हैं, इसी तरह बाकी जो मीडिया चैनल है, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा, उनको एक ज़िम्मेदारी का जो है मुजाहरा करना चाहिए। वो अपनी रेटिंग से हट के कोई तामीरी काम अगर वो करेंगे तो ये मुआशरे में उनकी एक जो कंट्रीब्यूशन होगी जो बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। और वैसे भी जो हमारा मीडिया है वो एक अहम स्तून है हमारी रियासत का, तो उनको अब थोड़ा सा मज़ीद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जब मैंने जर्नलिज़म पढ़ी थी तो हमें ख़बर की एक तारीफ़ पढ़ाई गई थी कि जब कुत्ता इंसान को काटता है तो कोई ख़बर नहीं, लेकिन इंसान कुत्ते को काट ले तो बहुत बड़ी खबर है। यहाँ हम देखते हैं कि इंसान इंसानों को काट रहे हैं, कहीं उनका मोड़ नहीं तो कोई ख़बर नहीं बनती, लेकिन अगर वो ख़बर बनाने पे आते हैं तो वकला अपने हकूक़ के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो वो उनको अपनी सिर्फ रेटिंग के लिए वकला को कभी गुंडा का नाम दे देते हैं, कभी कब्ज़ा ग्रुप का नाम दे देते हैं। देखिए ये वकील, मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान को बनाने में भी वकीलों ने फ्रंट फुट पे वर्किंग की है और लीड किया है पूरी कौम को। हमारे जो बानी हैं पाकिस्तान, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो वकील थे, क़ायद अल्लामा इकबाल वकील थे। इसी तरह वकील का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी। अगर मेरे साथ जुल्म होता है तो मुझे जुल्म का जो बदला लेना है या इंसाफ लेना है वो भी मुझे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैंने जुल्म कर लिया है और मैं उस पर थोड़ा सा पछतावा है मुझे, तो फिर भी मुझे होता है कि यार मैंने किया गलत है, लेकिन अगर मुझे कुछ बचा सकता है कहीं ना कहीं तो मुझे वकील की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जैसे कि राना साहब भी फरमा रहे थे कि वकीलों में से ही जज बनते हैं, तो हर किसी को अपना एक रोल अदा करना चाहिए, पॉजिटिव रोल। तो मीडिया को भी पॉजिटिव एक अपना रोल अदा करना चाहिए और ना कि आप चीज़ों को तोड़ मोड़ के जैसे आप कहते हैं ना, वैसे नहीं होना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि एक तामीरी किस्म का वो रोल अदा करे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था आपकी तरफ से। हम दुआ करते हैं कि इसी तरह ही तमाम मीडिया पर्सन्स का जो रोल है और जो उनका व्यू है, पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लॉयर्स, वो एज अ होल इसी तरह का पॉजिटिव ही रहे। तो सर आप बीइंग मेंबर ऑफ पंजाब बार कौंसिल, क्या ये नहीं समझते कि पंजाब बार कौंसिल को पेमरा को मूव करना चाहिए और ये मामला अदालतों तक लेके जाना चाहिए कि ये अल्फाज जो हैं जो हमारे साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं और आम माशरे में हमें इन अल्फाज से ही जाना जाता है, तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए ताकि जो वो वकला की डिग्निटी थी, प्रोफेशन ऑफ लॉ था, वो फिर से बहाल हो। ये दुरुस्त है बात आपकी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का जिक्र किया और ये हकीकत भी है कि जहाँ पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू होती है और जहाँ पे जाके डिग्निटी टच करेगी तो वहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी आ शुरू हो जाती है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं।
आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि किसी की डिग्निटी कम से कम मजरू ना हो। मीडिया का ये वतीरा रहा है अनफॉर्चुनेटली। मैं 1-2 मरतबा गया भी हूँ और वहाँ पे हमने देखा है कि बुकला गर्दी का लफ्ज़ वो बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी उनको कहा। लेकिन ये जब आप कभी मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आते हैं, जब आप किसी इशू के ऊपर डिस्कशन के लिए लेके आते हैं, तो आप नफ़रत का तो आगाज़ आप उसी वक्त कर देते हैं अपने मेहमान के पास। मेहमान को जब बुलाते हैं किसी को, मीडिया वालों को ख़ुसूसी तौर पे कह रहा हूँ, जब आप उसको टिकर चला रहे होते हैं कि बुकला गर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपने तो नफ़रतों का बीज उसी वक्त बो दिया। अगर आप चाहते हैं कि मामलात को रिजॉल्व करना है, अगर वकला की तरफ से इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया जो कि हमारी सोसाइटी में भी होता है, वकला सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम वही लोग हैं कि जो यूनिफॉर्म के बाहर जाते हैं, हमने आम कपड़े पहने होते हैं और एक आम शहरी होते हैं। और हमारा जो आम शहरी है वो इस वक्त जिस फ्रस्ट्रेशन में है, वो अपने माली मसाइल की वजह से हो सकता है, अपने घरेलू मसाइल की वजह से हो सकता है, तो वहाँ पे लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से समटाइम्स नाखुशगवार भी होते हैं। तो वकला भी कम्युनिटी का वही हिस्सा है। समटाइम्स होता है कि उनकी तरफ से रिएक्शन, कुछ महदूद सा तबका है जिसकी तरफ से ये रिएक्शन समटाइम्स वर्स होता है। ओवरऑल वकला को आप भी इस प्रोफेशन में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जब हम बारूम में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को, जब हम आपस में बैठक में बैठे होते हैं, तो वकला इंतहाई महज़ब, पढ़े लिखे, समझदारी का सबूत देते हैं हमेशा। वकला कभी भी अपनी ज़ात के लिए आगे बढ़ के उन्होंने कभी कोई इशू रेज़ नहीं किया। हमेशा अगर इशू रेज़ हुआ है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के ही होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई के पीछे जो सेविंग साइड होती है वो पब्लिक होती है। हम चूँकि फ्रंट फाइटर होते हैं तो इसलिए बदनाम हो जाते हैं, अदरवाइज़ हमारी लड़ाई का जो फ़ायदा होता है वो शायद पब्लिक को ही हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़े नामनासिब हैं। और ये पंजाब बार कौंसिल ने पहले भी जो उसको लेटर लिखा था पैमरा को, और शायद उसके ऊपर अभी कोई अमल नहीं किया गया। हर मीडिया का जो चैनल है वो अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है, पैमरा रूल्स को कहाँ पे मान रहे होते हैं। लेकिन इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो जस्टिस के लिए, जो लोगों की फलाह के लिए, जो लोगों की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह के नामों से हमको अटैच करना, हमें जाना इंतहाई गैर मुनासिब है। शायद ये नफ़रत का सबब मज़ीद बढ़ेगा अगर आप इसी तरह करते रहेंगे। इज़्ज़त देंगे तो शायद आपको भी बावकार समझा जाएगा। बहुत शुक्रिया असद आपका, और आप सब का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे मज़ीद, और पंजाब बार के जितने मेंबर आते रहते हैं मुख्तलिफ़ एपिसोड्स के साथ, और डिफरेंट मौज़ूओं के ऊपर बात होती है और गुफ्तगू जारी रहेगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जॉय ऑफ जस्टिस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।